तो अब वीडियो नंबर 2 डिस्कस करते हैं दैट ऑफ द कीमोथेरेपी फॉर मलेरिया। ठीक है, मलेरिया क्या है? इट इज़ अ डिजीज़। ठीक है, अब यहाँ पे हम मैंने कीमोथेरेपी फॉर द मलेरिया को डिस्कस करने से पहले, उनकी ड्रग डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा अबाउट द मलेरिया कॉजेटिंग फैक्टर्स, मतलब कि इन्फेक्शन डिजीज़ कौन से हैं या कौन से जो है ना ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जो है ना मलेरिया कॉज करते हैं। ठीक है, ये जो है ना 4 टाइप की स्पीशीज़ होती हैं। ठीक है, एक है प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, ठीक है, एक है प्लाज्मोडियम मलेरिया, एक है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड एक है प्लाज्मोडियम ओवेल। ठीक है, ये 4 स्पीशीज़ हैं। यहाँ पे ये बात याद करें कि ये प्लाज्मोडियम मलेरिया है, ये स्पीशी है और ये डिजीज़ है। दीज ऑल कॉज मलेरिया। ठीक है, जब ये अगर मैं डिस्कस करूँगा कि प्लाज्मोडियम मलेरिया बोलूँ तो फिर वो स्पीशी है, सिर्फ मलेरिया बोलूँ तो वो जो है ना डिजीज़ है जो सब ये कॉज करते हैं। ठीक है, ओके, तो इनमें से है ना फेल्सीफेरम जो है ना सबसे ज़्यादा डेंजरस है, और वाइवैक्स और ओवेल जो है ना ये दोनों क्या है, ये डोरमेंट फॉर्म में भी रह सकते हैं। ठीक है, वो मैं डिस्कस करता हूँ बाद में। ओके, तो इसको डिस्कस करने इनकी कीमोथेरेपी से पहले स्पीशीज़ बता दी। अब जो है ना इनकी लाइफ साइकिल मैं बताता हूँ। लाइफ साइकिल इस तरह क्या है कि ये जो है ना मॉस्किटो बाइट से स्टार्ट होते हैं। ये मॉस्किटो है, ठीक है, इसने क्या किया, बाइट कर दिया। ठीक है, यहाँ से साइकिल स्टार्ट भी हुई है और एंड भी यहाँ पे होगी और नेक्स्ट साइकिल भी यहाँ से ही स्टार्ट होगी। ठीक है, इसने जो है ना बाइट कर दिया और बाइट की वजह से स्पोरोजाइट्स फेंक दिए किधर, ब्लड में। ठीक है, इन ब्लड। अब ब्लड जो है ना वो माइग्रेट कर देगा लिवर में। ठीक है, लिवर में आ गया तो कुछ कुछ जो है ना लिवर में ही रह जाएंगे डोरमेंट फॉर्म में। डोरमेंट वाली फॉर्म यहाँ पे आ गई, वाइवैक्स एंड ओवेल। ठीक है, कुछ कुछ जो है ना, मतलब यहाँ पे 2 टाइप के हम पढ़ेंगे। एक होते हैं ब्लड शाज़ेंटिसाइड्स और रहते हैं टिश्यू शाज़ेंटिसाइड्स। शाज़ेंटिसाइड्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ। ब्लड और एक टिश्यू जो ब्लड में ही रहेंगे, और टिश्यू मतलब जो डोरमेंट फॉर्म में रहेंगे लिवर में। ठीक है, ओके, ये शाज़ेंटिसाइड्स मैं डिस्कस करता हूँ इसके बाद, पहले मैं साइकिल कर लूँ। ठीक है, ओके, तो ये माइग्रेट कर लिया लिवर में। लिवर में क्या हो जाएगा, ये एक सिस्ट फॉर्म कर देगा जिसमें वो बन जाएंगे, मतलब कलेक्शन होते जाएंगे, उसको कहते हैं मीरोजाइट्स। ठीक है, मीरोजाइट्स होंगे। अब जब ये मीरोजाइट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर ये निकल जाते हैं आरबीसी, ब्लड में निकल जाते हैं, तो ये ब्लड से चले जाते हैं आरबीसी के अंदर। आरबीसी में जब आ गए तो ये मीरोजाइट्स कन्वर्ट हो जाते हैं टू ट्रोफोजाइट्स। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या हो जाएंगे, ट्रोफोजाइट जब बन गए ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे इनसाइड द आरबीसी। ठीक है, तो इन सब से क्या बन जाएंगे, ये आरबीसी है। ठीक है, आरबीसी के अंदर सब क्या मीरोजाइट्स बनते जाएंगे, ट्रोफोसाइट। ठीक है, ट्रोफोसाइट फिर मल्टीप्लाई होके मीरोजाइट्स बना देंगे। ठीक है, अब ये मीरोजाइट्स, ये सारी मीरोजाइट्स है अब। ठीक है, आरबीसी के अंदर अब ये आरबीसी क्या हो गया, बस्ट हो गया। ठीक है, इससे 2 टाइप्स के अब निकलेंगे मीरोजाइट्स। ठीक है, एक ये मीरोजाइट्स हो गया। ठीक है, 2 टाइप्स के मीरोजाइट्स आ गए। एक मीरोजाइट है जो कि वापस ये वाली साइकिल स्टार्ट कर देगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये वाला मीरोजाइट है, ये क्या करेगा, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू गैमेटोसाइट। ठीक है, गैमेटोसाइट पे कन्वर्ट हो गया, जो कि फिर मॉस्किटो बाइट की वजह से वापस आ गया। ठीक है, तो ये गैमेटोसाइट क्या बन जाएगा, वापस स्पोरोफाइट बन जाएगा इन द मॉस्किटो, और वापस ये साइकिल क्या हो गई। ठीक है, अगर ये उधर ही कन्वर्ट हो गया तो ये, सॉरी उधर नहीं होता, ये मॉस्किटो में ही होता है। ठीक है, तो स्पोरोसाइट वो वापस से साइकिल रिपीट। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 साइकिल्स देख रहे हैं, 2 फेजेस देख रहे हैं, एक ये वाली जगह है 2 पार्ट और एक ये वाली जगह है। ठीक है, तो जो टिश्यू शाज़ेंटिसाइड्स होंगे वो यहाँ पे एक्ट करेंगे, जो ब्लड शाज़ेंटिसाइड्स होंगे वो यहाँ पे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं ड्रग डिस्कस करता हूँ, कौन कौन सी ड्रग्स है सिर्फ नेम्स, और मैं बताता हूँ कि शाज़ेंटिसाइड्स क्या होते हैं, ब्लड और टिश्यू शाज़ेंटिसाइड्स में क्या डिफरेंस है और है क्या। ओके, तो ये सारी ड्रग डिस्कस करेंगे जो कि हैं प्राइमाक्विन, क्लोरोक्विन, मिफ्लोक्विन, क्विनीन एंड क्विनिटीन, आर्टेमिसिनिन एंड पेरीमेथामिन। सिर्फ ये पेरीमेथामिन पहले डिस्कस हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे करूँगा। ठीक है,
जो मैंने फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर्स किए थे वहाँ पे जो है ना प्राइमेक्विन है, ठीक है, ठीक हो गया। ओके, तो वहाँ पे मैंने डिस्कस की हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी सारे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा था कि शेज़ोंट्स क्या होते हैं और ये शेज़ोंटिसाइड्स क्या हैं और टिश्यू और ब्लड शेज़ोंटिसाइड्स क्या होते हैं। पहले मैं बता दूं कि शेज़ोंट्स क्या होते हैं। असल में लाइफ साइकिल में ही है, वहाँ पे मैंने वो खुद ही ये स्किप किया है कि यहाँ पे दोबारा वो लाइफ साइकिल भी जल्दी हो जाएगी और ये भी एक्सप्लेन हो जाएगा। पहले क्या होते हैं, स्पोरोसाइट्स थे, ठीक है, ये पीछे देख लें वही सारी बातें, ठीक है, कोई नई नया बीच में नहीं ऐड कर, सिर्फ एक स्टेप बीच में जाता है। स्पोरोसाइट से क्या बन रहे थे, मीरोसाइट्स बन रहे थे जो कि लिवर में चले गए थे, फिर लिवर से ब्लड में आ गए थे, आरबीसी के अंदर चले गए थे, आरबीसी में क्या बन गए थे, वो ट्रोफोसाइट्स बन गए थे। अब ट्रोफोसाइट्स से मैंने कहा था कि वो डायरेक्ट जो है ना मल्टीप्लाई होके मीरोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी एक मैंने स्पेस छोड़ी, यहाँ पे एक स्टेप है। मीरोसाइट से ना दो किस्म के बनते हैं, एक जो है ना ये डायरेक्ट कंटिन्यू करता है, एक जो है ना गेमीटोफाइट बन जाता है और जाके मॉस्किटो में दोबारा चले जाता है, मतलब कि मॉस्किटो में जाता है और स्पोरोसाइट बन के दोबारा लाइफ साइकिल करता है, ठीक है। ये सब कुछ जो है ना वही पुरानी बातें हैं। यहाँ पे सिर्फ एक स्टेप है जिसमें जो है ना क्या बनता है, मल्टीपल डिविजन्स होती हैं यहाँ पे, उस मल्टीपल डिविजन्स को जो है ना शिज़ोंट्स कहते हैं, ठीक है। इट इज़ शिज़ोंट क्या, इट इज़ अ सेल formed by the trophozoites during the asexual phase of the parasite, ठीक है। तो ट्रोफोसाइट से जो बनेगा दैट इज द शिज़ोंट्स, ठीक है। ये सारा ये सेक्सुअल फेज है, ठीक है, सिर्फ ये जो पार्ट है ना दिस इज द सेक्सुअल फेज, ठीक है, जिसमें ये इससे ये बन रहा है और ये सारा जो ये स्ट्रेट जा रहा है दिस इज द एसेक्सुअल फेज, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बन रहे हैं, शिज़ोंट्स बन रहे हैं, उससे फिर मीरोसाइट्स बन रहे हैं। अब शिज़ोंट तो शिज़ोंट है, साइट का मतलब किल, ठीक, किल। अब टिश्यू मतलब कि जो मलेरिया टिश्यू में पड़े होंगे तो जो शिज़ोंट फॉर्म जो टिश्यू में होंगे, ठीक है, जिस तरह आरबीसी था ये, ठीक है, उससे मेरोसाइट बन गया ना, तो इधर भी मेरोसाइट से पहले भी ये होंगे, ठीक है। सॉरी, टिश्यू वाले तो इधर होंगे और ब्लड वाले इधर हैं, ठीक है। तो जो ब्लड में शेज़ोंटिसाइड्स होंगे और जो टिश्यू में शेज़ोंटिसाइड्स होंगे दोनों को किल करेंगे, ठीक है। इनमें मैं डिस्कस करूंगा कौन से टिश्यू शेज़ोंटिसाइड्स है, कौन से ब्लड शेज़ोंटिसाइड्स है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। और इसी ये क्लियर नहीं हुआ दोबारा देख लें, फिर भी समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं दोबारा बता दूंगा, कोई भी डिफ़िकल्टी हो इनमें, ठीक हो गया। तो आप डिस्कस करते हैं वन बाय वन ईच ड्रग एंड देन देयर डिटेल्स, ठीक। ओके, तो फर्स्ट ड्रग टेस्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द प्राइमेक्विन, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रम क्या है कि ये जो है ना दो किस्म के जो है ना फॉर्म्स ऑफ मलेरिया को जो है ना ट्रीट करता है। एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी कौन सी फॉर्म, एक्सो एरिथ्रोसिटिक फॉर्म एंड इट इज़ ऑल्सो एक्सो एरिथ्रोसिटिक फॉर्म, ठीक है। मैं बताता हूँ, सबर मैं ये लिख लूँ पहले, वाइवैक्स एंड फेल्सीपैरम, और इसमें जो है ना नीचे दो में वाइवैक्स एंड ओ, ठीक, ओके। प्राइमरी का क्या मतलब, प्राइमरी मतलब कि एक फर्स्ट इंट्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में कोई चीज़ जो कि कोई इन्फेक्शन कॉज करे, सो दिस इज़ अ प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी क्या होता है, रीअकरिंग होता है या फिर किसी और फैक्टर की वजह से, ठीक है, प्राइमरी कॉज नहीं है। तो प्राइमरी एक्सो, एक्सो मतलब आउटसाइड, ठीक। एक्सो एरिथ्रोजेनिक फॉर्म, एरिथ्रोजेनिक क्या है, आरबीसी, एक्सो आउटसाइड द आरबीसी वाली फॉर्म, ठीक है। टिश्यू शेज़ोंटिसाइड्स, टिश्यू किधर थे, लिवर मैंने कहा था, और ब्लड वाले मैंने किधर कहा था, ब्लड शेज़ोंटिसाइड्स आरबीसी में होते हैं, तो ब्लड वाले एरिथ्रोजेनिक फॉर्म होंगे, टिश्यू शेज़ोंटिसाइड्स क्या होंगे, एक्सो एरिथ्रोसिटिक फॉर्म होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी एक्सो एरिथ्रोजेनिक फॉर्म ऑफ प्राइमरी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड फेल्सीपैरम, और सेकेंडरी एक्सो एरिथ्रोजेनिक फॉर्म ऑफ वाइवैक्स एंड ओवेल, ये क्या है, दीज आर रिकरिंग, ठीक है, बार बार री इन्फेक्शन होती है। तो मैंने कहा था कि डॉर्मेंट फॉर्म में टिश्यू में छुप जाते हैं, तो इसकी वजह से वो होते हैं रहते हैं, ठीक है। ओके, सो दी और इसके अलावा दीज आर नॉट इफेक्टिव इन द एरिथ्रोजेनिक फॉर्म, ठीक है। जितनी भी एरिथ्रोजेनिक फॉर्म होंगे ये जो अब ठीक है, उनमें जो है ना ये काम नहीं करेंगे, सो इट इज़ नॉट अ ब्लड शेज़ोंटिसाइड, ठीक है, टिश्यू शेज़ोंटिसाइड है।
सकते हैं। तो अगर हम इसको विद कॉम्बिनेशन विद टिश्यू एंटीसाइड्स और ब्लड सेल्स एंटीसाइड्स देंगे तो कंप्लीट एरेडिकेशन हो सकती है। ठीक है, ओके। तो अभी डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इट इज़ बिलीव टू बी एक्टिंग बाय 3 वेज, 1 2 एंड 3, तीनों डिस्कस करता हूँ। ओके, तो फर्स्ट इसका क्या है, ऑक्सीडेशन डैमेज, ठीक है, कॉज करवाता है। ठीक है, कैसे, बाय मेकिंग ऑक्सीजन रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, ठीक है, जो कि ऑक्सीडेटिव डैमेज करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन करवा के डैमेज करवाते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है, बाय इंटरफेयरिंग विथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द पैरासाइट। ठीक है, तो उसके मेटाबॉलिज्म में एक्ट कर रहा है, ये डैमेज करवा रहा है डायरेक्ट, नंबर 1 से डैमेज करवा रहा है, नंबर 2 से उसके जाके मेटाबॉलिज्म पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, नंबर 3 क्या है, बाय बाइंडिंग टू डीएनए, और डीएनए को अल्टर करवा लेता है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल में आप जाके इसको डीएनए पे जाके एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारे हो गए इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, तो अब इसके प्राइमेक्विन के एडवर्स इफेक्ट्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे असल में ज़्यादा जगह चाहिए थी इसलिए मैंने इरेज कर दिया। ठीक है, क्योंकि इसका ये जो साइड इफ़ेक्ट्स है मुझे एक्सप्लेन करने की क्यों होते हैं, इससे बायोकेमिस्ट्री भी आपकी ज़रा थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी। ओके, तो एक एडवर्स इफ़ेक्ट है इसका हीमोलिटिक अनीमिया। कौन से पेशेंट में, इन पेशेंट्स विद G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, सब कुछ करा तो खैर सबर करें। और ये क्या है, ग्रेन्युलोसाइटोपीनिया। पहले ये सेकंड करा लेता हूँ। पीनिया क्या होता है, मतलब डिक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। ग्रेनुलोसाइट्स क्या है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, तो डिक्रीज इन द ब्लड। ठीक है, क्लियर। अब ये सेकंड डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द हीमोलिटिक अनीमिया। हीमोलिटिक अनीमिया क्या होता है, क्यों, किस तरह कॉज होता है, और G6PD डेफिशिएंसी क्यों वजह से क्यों कॉज हो रहा है, सब कुछ मैं बताता हूँ। ठीक है, ओके। तो प्राइमेक्विन क्या होता है, सॉरी प्राइमेक्विन तो ड्रग ही है, वो क्या करता है, वो जो है ना इसको कन्वर्ट करता है इसमें। अब ये दोनों क्या है बताता हूँ मैं, सब्र करें। अच्छा, ये क्या है, ग्लूटाथायोन है, ये भी ग्लूटाथायोन है। ठीक है, फ़र्क ये है कि दिस इज़ अ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन एंड दिस इज़ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ ग्लूटाथायोन। ठीक है, ये क्या करता है, अगर ये है हमारे ब्लड में आयरन। ठीक है, आयरन के पास आयरन जो है ना अपना चार्ज +2, ठीक है, इसमें जो है ना फंक्शनल होता है, मतलब अपनी बस सही फंक्शनल है। ठीक है, अब अगर ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाए, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, +3 बन गया है। ठीक है, तब ये काम नहीं कर सकता, अब अगर इसी स्टेट में रहेगा तो फिर बाद में हीमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ग्लूटाथायोन क्या करता है, रिडक्शन है ना, रिड्यूस्ड फॉर्म है ना, खुद ऑक्सीडाइज फॉर्म में हो जाता है, इसको रिड्यूस कर देता है। तो ये फेरम +2 +3 से +2 बन गया। अब ये फंक्शनल है, अब आरबीसी जो है ना अब ये काम कर सकता है अपना। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई। तो जब ग्लूटाथायोन इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो हमारी बॉडी में ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक पेशेंट है जिसमें G6PD डेफिशिएंसी है, ठीक है, उसमें क्या होता है, NADPH, G6PD डेफिशिएंसी वाले पेशेंट को कह रहा हूँ। ठीक है, उसमें NADPH NADPH है। ठीक है, ठीक है, एंड डिक्रीज ग्लूटाथायोन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो जब ये दोनों नहीं है तो इसकी वजह से फेरम चार्ज्ड रहेगा, मतलब K+3 फॉर्म में रहेगा, और जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज की वजह से क्या हो जाएगा, हीमोलिसिस हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीडेटिव बाय ऑक्सी डैमेज। ऑक्सीडेटिव डैमेज क्या है, जिसमें जो है ना ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनाता है, वो फ्री रेडिकल्स की वजह से जो है ना यहाँ पे डेथ होती है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन, वही सारी बातें हैं। ठीक है, ओके। तो हीमोलिसिस मैंने बता दिया कि हीमोलिसिस कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है। ग्लूटाथायोन क्या है, ग्लूटाथायोन क्या है, इट इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट। इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट है, दिस वन,
एंटीऑक्सीडेंट तो ये है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, जो कि प्रिवेंट करता है इसको, ये जो इसकी वजह से ये लाइसिस हो रही है ना, हीमोलिसिस हो रही है, वो ऑक्सीडेटिव डैमेज, तो ग्लूटाथायोन ये प्रोसेस इनहिबिट करवाता है। तो जब ग्लूटाथायोन रिड्यूस फॉर्म होगी नहीं तो वो कैसे काम कर सकेगी, नहीं कर सकेगी ना। सो दिस इज हाउ ग्लूटाथायोन प्रोटेक्ट्स ये। तो G6PD डेफिशिएंसी होगी पेशेंट में तो फिर हीमोलाइटिक एनीमिया होगा, ठीक, ओके। और उसके अलावा बस बात ये रह गई कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस रह गई, मतलब डायनामिक्स है, डायनामिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, एडवर्स इफेक्ट्स भी हो गए, और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है वो बस प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं लेने ये ड्रग्स, ठीक होगी। ओके, तो सेकंड ड्रग डिस्कस करते हैं, दैट आर द क्लोरोक्विन्स, ठीक है। क्लोरोक्विन मैंने इस वीडियो नंबर 1 में जो है ना वो डिस्कस कर ली थी, ठीक है। दोबारा बात करते हैं, ठीक है। वीडियो नंबर 1 में बात कर ली थी, तो दीज ड्रग्स आर ऑल्सो इफेक्टिव इन सिस्टेमिक एमीबाइसिस, ठीक है, डिस्कस कर ली थी मैंने ये उधर ही। उसके अलावा जो है ना ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है इसका, बताता हूँ, मेरे सबर करिए। अच्छा, तो इसके जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट भी है ऑफ दिस क्लोरोक्विन, ठीक है। तो इसलिए जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं उनमें जो है ना हम दे सकते हैं। तो इनकी जो है ना यूजेज क्या हो गई, ठीक है। एक है रोमेटॉइड आर्थराइटिस, एक हो गया एमीबाइसिस, ठीक है, और थर्ड अभी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द मलेरिया में, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, इट इज़ अ ब्लड शाइजेंटिसाइड, जो ब्लड में जो होंगे, मतलब कि एरेथ्रोजेनिक फॉर्म, एक्सो एरेथ्रोजेनिक नहीं, एरेथ्रोजेनिक जो ब्लड के अंदर पड़े हुए हैं, तो उन फॉर्म्स में ये क्लोरोक्विन ट्रीट करेगा, ठीक है। अच्छा, रोमेटॉइड आर्थराइटिस का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि रोमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है ना एंटीबॉडीज़ बना देती हैं अगेंस्ट द साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये जॉइंट है, जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना देती है अगेंस्ट दिस साइनोवियल फ्लूइड, तो इसकी वजह से वो सिम्टम्स कम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, ठीक है। एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका क्लोरोक्विन का। ओके, तो बस मलेरिया के बारे में बात करते हैं। ब्लड शाइजेंटिसाइड है, ठीक है। अब ब्लड में है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी होते हैं ना, ठीक है, और हीमोग्लोबिन होते हैं, ठीक है। सॉरी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, आरबीसी तो खुद ही आरबीसी ही है ओके, हीमोग्लोबिन होता है, तो इनका काम क्या है, हीमोग्लोबिन पे है। तो पैरासाइट क्या करते हैं, पहले पैरासाइट का फंक्शन बताता हूँ, वो फिर बताता हूँ कि क्लोरोक्विन कहाँ पे एक्ट करेंगे। पैरासाइट क्या करते हैं, उनको मेटाबॉलिज्म के लिए क्या चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए। ये कहाँ से मिलेंगे, ये इस तरह मिलेंगे कि वो जो है ना हमारे ब्लड में एचपी होता है, हीमोग्लोबिन, उसको ब्रेक डाउन कर लेंगे अपनी नीड के मुताबिक, उसके बन जाएंगे अमाइनो एसिड बन जाएंगे उससे, और हीम बन जाएंगे, हीम। अमाइनो एसिड तो उनको वो मिल गया, अब रह गया ये बाय प्रोडक्ट हीम, नजर आ रहा है अब, ठीक, ओके, हीम बन गया। तो हीम क्या है, हीम इज टॉक्सिक टू दिस पैरासाइट, जब तक हीम रहेगा तो ये पैरासाइट क्या होगा, डेथ हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हीम को कन्वर्ट करेंगे, हीम को कन्वर्ट करेंगे हीमोजिन, ठीक है। दिस इज अ पॉलीमर ऑफ हीम, सारे पॉलीमराइज हो जाते सारे हीम, तो वो इफेक्ट जो टॉक्सिक था हीम का अब नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखें इस पार्ट पे पैरासाइट क्या है, वनरेबल है, तो हम इसी को ही जाके हिट करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन जाके पैरासाइट में एसिडिक फूड वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उधर जाके ये क्लोरोक्विन गई, इधर स्टोर हो गई, ठीक है। यहाँ पे रहते हुए जो है ना इसकी मेटाबॉलिज्म सब कुछ ख़त्म करवाएगी, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ अमाइनो एसिड सब कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा था ना, ठीक है। तो यहाँ पे जाते वक्त और उसके साथ जो है ना ये हीम से हीमोजाइम ये कन्वर्जन हो रही है, इसको क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। तो हीम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बल्कि नहीं रहेगा, ठीक है, ना रहने के बराबर। हीम क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, पैरासाइट मर गया, ठीक हो गया। तो इसी तरह ही क्लोरोक्विन हम यूज़ करते हैं एज अ ब्लड शाइजेंटिसाइड, ठीक। तो अब नेक्स्ट ड्रग डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब मेफ्लोक्विन डिस्कस करते हैं। इट्स का स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज़ यूज टू सप्रेस द मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो स्पेक्ट्रम क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है।
ये क्या है, इट इज़ द मोस्ट डेंजरस, ठीक है, मैंने बताया था। तो ये क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है इसलिए डेंजरस है, ठीक है। ओके, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है मेफ्लोक्विन का, ये क्या डैमेज करता है पैरासाइट की बस मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, ठीक है। तो पैरासाइट की मेम्ब्रेन डैमेज होगी तो इंटीग्रिटी लॉस हो जाएगी उसकी, वो उधर ही मर जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ही वो साइडल ड्रग है ये, ठीक। तो क्या है, पैरासाइट की मेम्ब्रेन डैमेजेस, पैरासाइट्स मेम्ब्रेन, उसकी आउटर मेम्ब्रेन है, क्लियर। अब इसके जो है ना काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसमें ज़रा थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है एक। ओके, काइनेटिक्स क्या है, पहले क्या, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। एडमिनिस्ट्रेशन इसकी क्या है, बाय ओरल है और वेल एब्जॉर्ब्ड है, वेल एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन एब्जॉर्प्शन हो गई, फिर हमारी ब्लड में आ जाएगी तो अब डिस्ट्रीब्यूट होगी। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या करती है, जाके कंसंट्रेट करती है इन किडनी, किडनी एंड लंग, ठीक है, वहाँ पे कंसंट्रेट होती है, जिसकी वजह से जो है स्लोली स्लोली डिफ्यूज आउट होती है और उसकी वजह से इसकी हाफ लाइफ इंक्रीज है, हाफ लाइफ इज ऑफ 17 डेज, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है ना इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन भी होती है इसमें, प्लस इंटेरो हेपेटिक सर्कुलेशन, इनकी वजह से, इन दोनों की वजह से कि कंसंट्रेट कर रहे हैं इनमें और इनमें इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन, दोनों की वजह से इनकी हाफ लाइफ इंक्रीज है। इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन क्या है, अगर आपको नहीं पता बता देता हूँ। इंटेरो मीन्स हमारा जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। हेपेटिक मीन्स लिवर, तो लिवर से बाइल के थ्रू जाता है इंटेस्टाइन में, ठीक है। इनएक्टिव हो, यहाँ से इनएक्टिव हो के चले जाता है इधर, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल हमारे हमारे जो है ना नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, वो क्या करते हैं, इस इनएक्टिवेटेड ड्रग को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं दोबारा, तो फिर पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू वापस जो है ना लिवर में चले जाती है एक्टिवेटेड, ठीक है। तो इसी तरह ही रिसाइकल होती रहती है, ठीक। तो इनकी वजह से हाफ लाइफ क्या है, इंक्रीज है। और उसके अलावा अब क्या होगी, अब जो है ना मेटाबॉलिज्म इसकी कुछ ख़ास नहीं, सॉरी मेटाबॉलिज्म इसकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होती है लिवर में, सॉरी बाइल में जा रही है, मैंने तभी तो कहा है कि इसकी एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म हो रही है। ओके, तो एक्सक्रीशन, पर एक्सक्रीशन क्या है, इन फीसिस, ठीक है। मेजर क्वांटिटी लिवर से जाके इंटरहेपेटिक सर्कुलेशन में कुछ वापस जा रही है, कुछ जो इनएक्टिव ही रही हैं वो चली गई हैं, मतलब जो इनएक्टिव ही रही हैं वो गई एक्सक्रीट आउट, क्लियर। और इसके जो है ना अब ये फार्माकोकाइनेटिक्स हो गए। अब बात करते हैं डायनामिक्स के बारे में। ओके, तो डायनामिक्स में पहले क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, जो कि मैंने कर लिया है। अब आते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स में इसके क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया है, मतलब कि जीआई डिस्टर्बेंसेस हैं वो कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा जो है ना डिजीनेस, डिप्रेशन एंड हेलुसिनेशंस, ठीक है। डिप्रेशन, हेलुसिनेशंस और डिजीनेस। अब ये साइड इफ़ेक्ट्स आ गए, तो इसकी वजह से क्या पता चलता है आप लोगों को कि डिस्ट्रीब्यूशन इसकी क्या है, सीएनएस को पास करती है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट से पता चलता है कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बात है, मुझे ये बात इधर मिस होगी तो इधर ये वापस आ गई, ठीक है, क्लियर। ये सीएनएस इफ़ेक्ट्स है ना, सीएनएस इफ़ेक्ट्स जब होंगे कहाँ से आ रही है, जब ड्रग जा रही है तो हो रही है ना। ओके, और अगर ये ड्रग, मतलब इसके अब कॉन्ट्रा साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए डायनामिक्स में, ये भी हो गए, आखिरी रहते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होती हैं डायनामिक्स में, ठीक है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि अगर हम कंबाइंड लेंगे, मतलब कॉन्करेंट थेरेपी करेंगे ऑफ मेफ्लोक्विन एंड क्विनीन ड्रग्स। क्विनीन ड्रग्स कौन सी, मैंने अभी तक नहीं की, ठीक है। एक क्लोरोक्विन तो कर लिया, लेकिन उसके अलावा और भी ड्रग्स है क्विनीन, वो मैं नंबर 4 में डिस्कस करूँगा। तो मेफ्लोक्विन और क्विनीन अगर एक साथ लेंगे तो ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती है, और अगर बहुत इन ज़्यादा हो जाएगी ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज़, ईसीजी क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, वो जो हार्ट के मॉनिटर करता है, ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो कार्डियक अरेस्ट तक वो जा सकता है बंदा, ठीक है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है विथ क्विनीन, क्विनीन नंबर 4 में डिस्कस करते हैं, इसी की बात है अभी ही डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये है वो क्विनीन ड्रग जो मैंने अभी बताया था मेफ्लोक्विन के, कि उनकी कॉन्करेंट थेरेपी विथ दीज ड्रग्स causes ECG abnormalities and in later life causes
कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ओके, तो अब ये ड्रग्स किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, ये जो है ना मतलब उसी तरह क्लोरोक्विन की तरह ही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। तो वही क्लोरोक्विन वाले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही रिमाइंड कर लूँगा कि वहाँ पे क्या होता था, हीम की पोलीमराइजेशन हो रही थी जिसमें हीमोजाइम बन रहा था, ठीक है। तो क्लोरोक्विन क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था हीमोजाइम फॉर्मेशन, ठीक है। तो हीम क्या हो जाएगा, हीम ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ टॉक्सिक टू द पैरासाइट। इधर भी यही सारा प्रोसेस है, ठीक है। और ये किस किस पेशेंट्स के लिए रिज़र्व करते हैं, उसमें जिसमें जो है ना सिवियर मलेरियल इन्फेक्शन हुआ हो या रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स आई हो जो कि क्लोरोक्विन से ट्रीट नहीं हो रही हो, तो फिर जो है ना हम अदर क्विनिन ड्रग्स जो है ना डेरिवेटिव्स वो अभी उसकी तरफ चले जाएंगे, क्लियर। तो ये इसका स्पेक्ट्रम भी हो गया और इधर ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो गया, जो मैंने कहा हीम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। तो अब आते हैं इसके काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स क्या है, ओरल एडमिनिस्टर हो रही है, ठीक है। तो एडमिनिस्टर हो गई। एब्जॉर्प्शन इसकी क्या है, वेल एब्जॉर्ब होती है, लेकिन अगर हम ले लें एल्यूमिनियम +3 के एंटासिड्स, ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, ऐसे एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इससे क्या पता चलता है कि गैस्ट्रिक एसिडिटी की वजह से ही जो है ना इसकी एब्जॉर्बन होगी, क्लियर, समझ आ गई। मतलब इससे और भी क्या बातें पता चलती है, जनरल फार्माकोलॉजी रिमाइंड करें, एसिडिक इन्वायरमेंट में इसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी हो रही थी, जब न्यूट्रलाइज कर दिया, बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर दिया, तो अब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, एक्सक्रीशन हो रही है, ठीक। तो एब्जॉर्प्शन के लिए इसको क्या चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो कौन सी ड्रग है जो कि एसिडिक मीडियम में अच्छी एब्जॉर्ब होती है, एसिडिक के बेसिक, एसिडिक ड्रग, ठीक है। एसिड में एब्जॉर्ब होता है, बेस में एब्जॉर्ब होती है, एसिड बेस में एक्सक्रीट होती है, बेस एसिड में एक्सक्रीट आउट होती है, ठीक है। जनरल फार्माकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है। देखिए इस तरह छोटी छोटी बातों से और बातें भी पता चल जाती हैं। यह अभी कोई मेंशन नहीं होगा कि एसिडिक ड्रग है, लेकिन इस पॉइंट से पता चल जाता है कि दीज आर एसिडिक ड्रग्स, क्लियर। ओके, तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी एब्जॉर्प्शन। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, दीज आर वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी एंड कैन ऑल्सो रीच द फीटस। तो इसके लिए फीटोटॉक्सिक है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात यहाँ पे आ गई, कॉन्ट्रा इंडिकेशन इन प्रेग्नेंट वोमेन। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यहाँ पे कर लेता हूँ, प्रेग्नेंट वोमेन, ठीक है। ये डायनामिक्स का पार्ट है, अभी डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है, इनमें नहीं देनी। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। तो अब बात करते हैं इसकी एक्सक्रीशन के बारे में। मेटाबॉलिज्म इसकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन क्या है, बाय यूरिन में ये एक्सक्रीट आउट होते हैं, ठीक है। तो ये सारी इसकी काइनेटिक्स डिस्कस हो गई। अब आते हैं डायनामिक्स पे। डायनामिक्स में मैंने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता दिया, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बता दी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एक और भी है, मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले साइड इफ़ेक्ट बता दूँ। वो साइड इफ़ेक्ट में ही वो बात आ जाती है। साइड इफ़ेक्ट पहले एक मेजर साइड इफ़ेक्ट है और एक माइनर है, ठीक है। पहले माइनर बता देता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स, या उसको कहते हैं सिंड्रोम भी कह सकते हैं। सिंड्रोम क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम, ठीक है। सिम्टम्स इसको कहते हैं सिंकोनिज्म, ठीक है। सिंकोनिज्म वाले पेशेंट में क्या होता है, नोजिया होता है, वॉमिट होता है, टिनाइटस है एंड वर्टाइगो है, ठीक है। ये सब कुछ जब कलेक्टिवली दिस ऑल आर कॉल्ड सिंकनिज्म, ठीक है। तो अगर ये क्या रिवर्सिबल सिम्टम है, ठीक है, अगर ये होगा तो ट्रीटमेंट देंगे, ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है, बर्दाश्त कर लेंगे, ठीक है। कि ये माइनर साइड इफ़ेक्ट है, अगर ये होगी तो थेरेपी स्टॉप नहीं करेंगे क्योंकि रिवर्सिबल है, हमें काम हो जाए, थेरेपी हो जाए, स्टॉप कर लो, सिंकनिज्म ख़त्म हो जाएगा, क्लियर। दूसरा है मेजर साइड इफ़ेक्ट, ठीक है, वो है पॉजिटिव कूम्स टेस्ट। अगर ये हो जाए तो फिर थेरेपी क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। कूम्स टेस्ट क्या है, कूम्स टेस्ट ये होता है जिसमें एंटीबॉडीज़ हमें मतलब कि ब्लड टेस्ट है जिसमें जो है ना एंटीबॉडीज़ पाई जाती है अगेंस्ट आरबीसी। क्यों, फ़र्ज़ करें ये नॉर्मल आरबीसी है और ये आरबीसी है जिसके ऊपर एक ये ड्रग बैठ गई है क्विनीन, ठीक है, मतलब ये एंटीजेनिक बन गया है, ठीक है। अब ये आरबीसी लग रहा है कई जगह से, हमें तो लग रहा है ना, हमें तो सिर्फ ये, हम सिर्फ इसको भी देख रहे हैं और इसको इग्नोर कर दे तो बस कहेंगे और रेड है तो आरबीसी की तरह ही लग रहा है, सिर्फ बस काला डॉट लगा है, लेकिन हमारी बॉडी तो इसको फ़ौरन रिकॉग्नाइज़ करेगी ना, ठीक है। एक पॉइंट से जो है ना, अगर ये देखें इसमें ये भी हो गया ना, ये भी अब फ़ौरन हो गया है, इसको भी रिकॉग्नाइज़ करिए, ये कौन है,
ये भी एंटीजन हो गया, ये भी एंटीजन हो गया, तो हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाएगी अगेंस्ट दीज। ठीक है, तो पॉजिटिव कूम्स टेस्ट में ये होता है, तो इसमें जो है ना हम थेरेपी स्टॉप कर लेंगे। ठीक, ओके, तो साइड इफ़ेक्ट्स भी हो गए, कॉन्ट्राइंडिकेशंस बस ये हो गई, पॉजिटिव कूम टेस्ट भी एक हो गया, एक प्रेगनेंसी हो गई। इसके अलावा ड्रग इंटरैक्शंस, लास्ट पार्ट ऑफ द फार्माकोडायनामिक्स, ड्रग इंटरैक्शंस विद डिजॉक्सिन है, CVS के चैप्टर में मैंने डिस्कस की है डिटेल में। ठीक है, एंटी एंजाइनल ड्रग है ये। इसमें क्या होता है, कंकरेंट थेरेपी ऑफ क्विनीन विथ डिजॉक्सिन विल इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉक्सिन इन दैट पेशेंट। ठीक है, तो ये ड्रग इंटरैक्शंस हो गई, तो इसमें जो हम क्या करेंगे, डिजॉक्सिन के लेवल्स डिक्रीज कर लेंगे, या फिर अगर कोई और ड्रग से ट्रीट हो रहा है तो फिर उसकी तरफ चले जाएंगे, नहीं है तो फिर इसका डोज रिड्यूस कर लेंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट ड्रग बात करते हैं, लास्ट ड्रग डिस्कस करते हैं, दैट इज़ आर्टेमिसिनिन। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो अ ब्लड शाइजेंटिसाइड। ठीक, इसका स्पेक्ट्रम क्या है, इट इज़ यूज टूवर्ड्स द रेजिस्टेंट एंड द मोस्ट डेंजरस मलेरिया कॉजिंग पैरासाइट, दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक, ओके, तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। इट इज़ बिलीव टू बी एक्टिंग बाय 2 वेज। फर्स्ट इसका क्या है कि जिस तरह आर्टेमिसिनिन आ गया है इन द पैरास्टाइज्ड एरिथ्रोसाइट के, वो एरिथ्रोसाइट या आरबीसी जिसमें पैरासाइट आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ऑब्वियसली हीम आइन प्रोड्यूस होती है, पैरासाइट क्या करता है, हीमोग्लोबिन को तोड़ देता है इनटू अमाइनो एसिड एंड हीम। ठीक है, तो ये जिस तरह अंदर आया वहाँ पे हीम आइन प्रोड्यूस होते हैं, पैरासाइट तो हीम को हीमोसिडिन में कन्वर्ट कर देते हैं वो। ठीक है, पॉलीमराइज्ड हीम, लेकिन थोड़ी देर के लिए हीम तो होगा ना, तो हीम क्या करता है, इस आर्टेमिसिनिन को ब्रेक डाउन कर लेता है, और इनकी ब्रेक डाउन की वजह से क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ठीक है, उस फ्री रेडिकल से ऑब्वियसली पैरासाइट डैमेज होगा। ठीक है, और इसका सेकंड वे क्या है कि ये क्या करता है, बाइंड्स कोवेलेंटली टू स्पेसिफिक मलेरियल प्रोटीन्स। ठीक है, जो मलेरिया कॉजिंग बैक्टीरिया पैरासाइट्स है उस पे जाके जो प्रोटीन्स है उनमें जाके बाइंड कर लेगा, तो वो फंक्शनल लेस हो जाएंगे। क्लियर, ओके, तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब आते हैं इसके काइनेटिक्स पे। काइनेटिक्स इसके क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है, बाय ओरल है, बाय रेक्टल राउट्स है एंड बाय इंट्रावीनस है। ठीक, एब्जॉर्प्शन डिफरेंट की हर जगह से होगी। ठीक है, ओके, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वेल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और मेटाबॉलिज्म क्या है, इट इज़ मेटाबोलाइज्ड इन द लिवर। मेटाबॉलिज्म की बात क्या हो जाएगी, एक्सक्रीट होगी, तो एक्सक्रीट बाय बिलरी राउट। ठीक हो गया, ये उसके हो गए काइनेटिक्स। अब आते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में क्या आता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, जो कि हमने कर लिया है। अब आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स पे। साइड इफ़ेक्ट इसके क्या है, मतलब कि इसमें जो कॉज होते हैं, ऑब्वियसली जीआई ड्रग है तो नोजिया, वॉमिट, ठीक है, और डायरिया, मतलब कि जीआई डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, बट ओवरऑल क्या है, ये ड्रग क्या है, सेफ है। ठीक है, आर्टेमिसिनिन इतना कहीं जीआई की तो हर ड्रग में ही होते रहते हैं, ये तो बस इग्नोरेबल साइड्स वो है सिम्टम्स है। ठीक है, लेकिन एक्सट्रीमली हाई डोज में अगर आर्टेमिसिनिन देंगे एक्सट्रीमली हाई डोज में, तो फिर क्या करता है, हाई डोज में कॉज करता है न्यूरोटॉक्सिसिटी। ठीक है, ब्रेन पे इफेक्ट करेगा। क्लियर, अब इसके बाद लास्ट ड्रग डिस्कस करते हैं और बस ये वीडियो और ये थेरेपी फॉर मलेरिया ख़त्म करते हैं। ओके, तो लास्ट ड्रग ऑफ द कीमोथेरेपी फॉर मलेरिया डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द पेरीमिथामिन। ठीक है, पेरीमिथामिन मैंने चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस कर दी है बहुत डिटेल में। ठीक है, और डिफरेंट एंजाइम्स हैं वहाँ पे एक्ट करेंगी। ठीक है, एक ही एंजाइम पे एक्ट करेगी, डिफरेंट मैंने बताया, तो वो कंबाइंड थेरेपी होती है, वो मैंने वहाँ पे डिस्कस किया। वहाँ पे कोट्रिमेजोल ड्रग है, वो भी मैंने डिटेल बताई हुई है, थोड़ी बता दूंगा यहाँ पे भी डिटेल भी। ओके, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी बातें करूँगा जो कि पैरासाइट के अंदर होगा। ठीक है, बैक्टीरिया में भी ये होती है वाली बातें। ठीक, ओके, चैप्टर नंबर 4 क्या है, दैट इज़ एंटीबैक्टीरियल्स। ठीक है,
ओके, तो इनके जो सेल के अंदर क्या होते हैं, पापा होते हैं। पापा क्या है, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। वो विद डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन होके क्या बनाते हैं, डाई हाइड्रोफोलेट, ठीक है, या फिर ग्लूटामेट यूज़ करते हैं अमाइनो एसिड, डाई हाइड्रोफोलेट बनाते हैं। डाई हाइड्रोफोलेट क्या है, दिस इज इनएक्टिव विटामिन B9, ठीक है। हम तो बॉडी में डायरेक्ट विटामिन डाईहाइड्रोफोलेट की फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, और फिर वो टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है। लेकिन पैथोजेंस क्या करते हैं, डिनोवो सिंथेसिस करते हैं। डिनोवो मतलब फ्रॉम स्क्रैच, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या बना रहे हैं, टेट्रा हाइड्रोफोलेट बना दिया, दैट इज़ एक्टिव विटामिन B9। तो जब ये एक्टिवेटेड विटामिन B9 है तो ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म प्यूरिन, इट विल फॉर्म पायरामिडीन एंड अमाइनो एसिड्स डिफरेंट। प्यूरिन क्या होते हैं, प्यूरिन जो होते हैं वो एडेनिन एंड ग्वानिन्स हैं। पायरामिडीन है उस पर जो है ना थाइमिडीन एंड यूरासिल है, और साइटोसिन है, ठीक है। ये सारे पायरामिडीन और ये प्यूरिन है, क्लियर। ओके, तो यहाँ पे जो है ना ये सारा प्रोसेस है, ठीक है, जो होता रहता है, जो टेट्रा हाइड्रोफोलेट बनता है जिससे ये बनता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, हम यहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और वो पैरासाइट्स यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब पेरीमेथामीन क्या है, पेरीमेथामीन जो है ना ये इट इज़ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या है कि दीज पेरीमेथामीन आर रिडक्टेज इनहिबिटर्स। रिडक्टेज क्या है, इट इज़ एन एंजाइम जो कहाँ यूज़ होगा, इस प्रोसेस में, ठीक है। डाईहाइड्रोफोलेट से टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता है, रिडक्टेज एंजाइम है वो यूज़ होता है, ठीक है। इन सब से डाईहाइड्रोफोलेट बन रहा है, इसमें सिंथेज एंजाइम है, ठीक है। सो इट इनहिबिट्स दिस रिडक्टेज एंजाइम, सो इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये नहीं होगा तो प्यूरिन नहीं बनेंगे, पायरामिडीन नहीं बनेंगे, अमाइनो एसिड नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी और पूरा वर्क सब स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो ये क्या रिडक्टेज इनहिबिटर्स हैं। तो अलोन पायरामिथामीन थेरेपी क्या है वो, इट इज़ सफिशेंट फॉर द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, लेकिन जो प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम मलेरिया वो ज़रा रेजिस्टेंट स्पीशीज है ना, उसमें इस जगह पे रेजिस्टेंस आई हुई है। तो उधर क्या होती है, उधर जो है ना हम दो ही ड्रग यूज़ करते हैं, मतलब कंबाइंड थेरेपी, ठीक है। ये अलोन है, ठीक है, अलोन पेरीमेथामीन इज़ इनफ इज़ सफिशेंट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ द मलेरिया डिजीज़ बाय द प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। लेकिन अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का डिजीज़ आया, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, उसमें डबल थेरेपी करेंगे। एक ये थेरेपी हो गई कि पेरीमेथामीन प्लस एक और ड्रग देंगे, दैट इज़ सल्फोनामाइड्स। चैप्टर 4 में मैंने डिटेल की हुई है, ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे हो गई। तो पेरीमेथामीन प्लस सल्फोनामाइड, पेरीमेथामीन यहाँ पे एक्ट कर रहा है, सल्फोनामाइड यहाँ पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ नाउ सफिशिएंट फॉर द प्लाज्मोडियम मलेरिया। अच्छा, मैं ये वाली कॉन्सेप्ट बता दूँ कि ये दो ड्रग दो जगह एक जगह का ये कॉन्सेप्ट है। देखिए, बात असल में ये है ना कि फ़र्ज़ करें ये मलेरिया है, ठीक है, और ये ले ले फैल्सीफेरम है, ठीक है। फैल्सीफेरम इज़ नॉन रेजिस्टेंट टू दिस एंड दिस। अगर हम फैल्सीफेरम को यहाँ से हिट करें या यहाँ से हिट करें, ठीक है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, मतलब कि कुछ रेजिस्टेंस फ़र्क तो क्यों नहीं पड़ेगा, वो मर जाएगी, ड्रग पैरासाइट मर जाएगा, लेकिन वो मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। अब देख रहे हैं दोनों तरफ से एक्शन हो सकता है, क्लियर। जब मलेरिया की बात आती है, मलेरिया इस तरह पड़ा हुआ है, ठीक है, हम अब रिडक्टेस से अगर फ़र्ज़ करें मलेरिया है, ठीक है, ये क्या रेजिस्टेंस स्पीशीज़ है, इसमें या इस पे रेजिस्टेंस आ सकती है या इसमें आ सकती है, ठीक है। फ़र्ज़ करें ये सिंथेस एंजाइम को इनहिबिट करता है, इस जगह से एक्ट करेगा और ये यहाँ से एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं क्या पहन लेना इसने, सो इट इज़ रेजिस्टेंट टू दिस ड्रग। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस है तो यहाँ से तो एक्ट हो रही है ना, ठीक है। तो एक जगह से तो अटैक्ट है ना, तो इसलिए हम कंबाइंड थेरेपी देते हैं फॉर प्लाज्मोडियम मलेरिया, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन थेरेपी से हम रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स प्रिवेंट कर देते हैं कि अगर फ़र्ज़ इट वाज नॉट रेजिस्टेंट
तो रेजिस्ट तो दोनों एक्ट करेंगे, तो रेजिस्टेंस डेवलप नहीं कर सकेगा। और अगर फर्स्ट रेजिस्टेंस है भी तो फिर भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन होगा, ठीक है, वो बिजी होगा इसके अपने आप को बचाने में, हम यहाँ से एक्ट करके मार देंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डेवलप ना हो उससे बचाने के लिए जो है ना हम ये सारी बातें करते हैं, ठीक है। सो बस दिस वाज ऑल अबाउट द कीमोथेरेपी फॉर मलेरिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्स ड्रग्स डिस्कस कर ली। कुछ किसी में भी कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बातें हो, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं समझा दूंगा सब कुछ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या अगर कोई कन्फ्यूजन रहेगा मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, या कोई पसंद ना आई हो कोई जगह, ठीक है। ओके।